मॉडल पेपर के सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इस मॉडल पेपर का जो सेक्शन ए है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन्होंने इसके 4 से 9 तक के क्वेश्चन या जो एक ए सेक्शन के क्वेश्चन है वो नहीं पढ़े हैं तो उनको जाके ज़रूर पढ़ें। इसी प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं बाकी के जो पहले वीडियो हैं उनको। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ना है हमको कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे कि कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है h। अब एक स्टेटमेंट है कि इसकी कुछ छाया बन रही है कब, जब इसका उन्नतांश कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ छाया बन रही होगी जिसका मान भी हमें पता नहीं है, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि हो सकता है इसकी वैल्यू है x, कि इसकी जो छाया बन रही है वो x मीटर लंबी है और ये मीनार की ऊंचाई है जो h मीटर है। अब दिया है कि जब ये कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री होगा, मीन्स 30 डिग्री कब होगा, जब यहाँ पे ये लाइन और इस तरह से आगे जाए। तो इस तरह से आगे जाएगी तो मान लिया यहाँ पे ये कोण घट के क्या हुआ 30 डिग्री। तो जब कोण सूर्य का उन्नतांश कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो बढ़ी हुई डिस्टेंस है वो कितनी है 40 मीटर। तो अब नाम देते हैं इसको। देखो कि ये बिंदु है ए, ये बिंदु बी मान लिया हमने इसको, ये सी और ये डी। अब दो त्रिभुज है हमारे पास समकोण, एक तो है ए बी सी और एक है ए बी डी। तो ए बी सी के लिए तो कोण होगा 60 डिग्री और ए बी डी के लिए कोण होगा 30 डिग्री। तो दोनों के लिए लिखेंगे देखो, और हमको ज्ञात करनी है इसकी ऊंचाई। तो पहले इसमें ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे अब देखो एक है लंब और एक है आधार। तो हम रिलेशन हमेशा त्रिकोणमिति का वही लगाते हैं जिसमें हमको या तो एक वैल्यू दी हुई हो या फिर जो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और या दोनों ही ज्ञात करनी है। तो जिन जिन में रिलेशन है वही त्रिकोणमिति अनुपात लगाते हैं। तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, लंब है इसका ए बी और आधार है बी सी, यानी कि h/x। अब थीटा का मान भी पता है कि कितना है, tan 60 डिग्री बराबर h/x। 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h/x। तो यहाँ से हम x का मान भी लिख सकते हैं कि और h का भी लिख सकते हैं। तो इसको फिलहाल समीकरण नंबर देते हैं हम 1, कि ये समीकरण 1 हो गई। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में जो कोण काम आएगा वो आएगा 30 डिग्री। तो वापस से tan 30 डिग्री बराबर, अब की बार भी लंब तो है ए बी लेकिन आधार है वो है बी डी। तो ये तो हो गया h और ये हो गया x प्लस 40। तो एक समीकरण, अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h/x प्लस 40। यहाँ से मान देखेंगे तो देखो यहाँ से एक समीकरण है हमारे पास ये और एक समीकरण बन गई ये। यहाँ से भी हम h का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम h का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों h के मान बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देखो कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 से h का मान होगा x√3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से h का जो मान होगा वो होगा x प्लस 40 बटे √3।
यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इस √3 को यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो ये होगा 3x बराबर x प्लस 40। ये √3 से गुणा होकर 3 हो जाएगा। इस x को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 40। इट इम्प्लाइज x बराबर 20। ये आ गया मान किसका? x का। लेकिन हमको x का मान नहीं चाहिए, x हमको मान चाहिए h का, क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो वापस समीकरण 1 से h बराबर x √3, तो x का मान है 20 √3, तो 20√3 ये हो गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगला, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसको समझ सकते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है कि माना ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, और ये कोई व्यास है इसका AB। यहाँ पे हम दो स्पर्श रेखाएं मान लेते हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है ये, और एक स्पर्श रेखा है ये। तो ये सब चीज़ें अब हमको लैंग्वेज में लिखनी है कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है तथा उसका एक व्यास है AB। व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं AB, नाम और कुछ और देते हैं इनको, PQ तथा RS हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक रिजल्ट हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो एक रिजल्ट है हमारे पास ये कि एक रेखा है ये OB जो इस स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लंबवत होती है। लंबवत मतलब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी कि OB लंबवत होगी RS के। इसी प्रकार ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या OA इस स्पर्श रेखा पर यहाँ लंब बनाएगी। तो इसका मतलब ये जो OA है ये भी AB पर PQ पर लंबवत होगी। मीन्स ये वाली रेखा इस पर लंबवत है और ये वाली रेखा इस पर लंबवत है। इट मीन्स ये पूरी रेखा इन दोनों के लंबवत है, कि ये जो AB रेखा है वो PQ के भी लंबवत है और ये AB रेखा RS के भी लंबवत है। तो जब भी कोई दो रेखा अलग दो रेखाओं के लंबवत होती हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर। तो उस रिजल्ट से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हैं PQ और RS ये आपस में क्या होंगी? समांतर। तो उसको हमको लैंग्वेज में लिखना है इस सारी चीज़ को हिंदी में, और बीच बीच में ये जो निशान है इनके हिसाब से हमको लिख देना है कि ये रेखा इसके लंबवत है, ये रेखा इसके लंबवत है। तो ओवरऑल ये रेखा दोनों के लंबवत होगी और इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में होंगी समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो पहले चित्र बनाएंगे कि ये कोई वृत्त है, इसमें जो त्रिज्या है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये केंद्र पर कोण बनाती है 60 डिग्री। ये दिया हुआ है कि R का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर है और जो केंद्र पर कोण बनता है वो है 60 डिग्री। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये वृत्तखंड नहीं होगा, त्रिज्य खंड ही होगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने सिर्फ त्रिज्य खंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो पहले लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। मान रख देंगे इसमें। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 12 × 12 और थीटा का मान है 60 डिग्री और ये 360 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से 6 बार और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 बार। तो ये हो गए 44 × 12/7। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएंगे 528/7। सॉल्व कर देंगे इसको ये डिवाइड करके और इसकी वैल्यू आ जाएगी 75/43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम दीर्घ त्रिज्य खंड का निकाल सकते हैं। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला है उसका भी अलग, कि दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है πr² 360 माइनस थीटा और बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान 12 × 12 और अब 360 माइनस 60 करेंगे तो ये आएगा 300 डिग्री और ये बटे में 360। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 का भाग लगा देंगे, 6 पंजे 30 और यहाँ पे 6 बार, ये 6 दूना 12 और अब यहाँ पे जो बचेंगे उनको गुणा कर देंगे तो ये हो गए 5 दूना 10 और ये 22 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 12 दूना 24 और 24 और 2 26 और ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और अपॉन में 7। और सॉल्व करेंगे देखो इसको तो ये हो गए 2640/7, भाग लगा देंगे 7 का तो ये हो गए 7 × 21, 5 बचेंगे, फिर 7 बार और फिर 5 बचेंगे तो वापस से 7 बार, फिर हो जाएंगे ये 10 तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा, भाग लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड का और ये क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्य खंड का। ठीक है, अगला है एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका ये है कि हम आयतन निकालते हैं, दीवार की माप, अब ये यहाँ पे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये तीनों सेंटीमीटर में है तो पहले हम इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 500 × 30 और × 300। हमने माप लिख दी, लंबाई 500 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है। तो अब दीवार का आयतन होगा 500 × 30 × 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये विमाएं हैं जो हमने एक साथ लिखी हैं, ये आयतन है। ऐसे ही एक ईंट का आयतन, तो एक ईंट का आयतन इसमें माप लिखी हुई है, उससे हमको डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि ईंट और दीवार दोनों ही घनाभ के आकार की होती हैं और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उससे हमने इसको लिखा है। तो यहाँ पे हमने ये पहले ही लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, तो 20 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमको चाहिए ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलती है कि जो ये दीवार के आयतन में हम ईंट के आयतन का भाग लगा देंगे, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन है 500 × 30 × 300 और ईंट का आयतन है 20 × 10 × 7.5। तो ये 2 जीरो से तो हम ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भाग लगा देंगे 15 बार, ये 15 5 75, 0.5 हो जाएगा और ये हो जाएंगे, हम दशमलव हटाएं या 500/0.5, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5000/5, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और ये ईंटों की संख्या आ गई 1000। ये क्वेश्चन हो गया एक। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 14,
निकालना क्या है इसमें, देखो माध्यक, तो माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए पहले हमको ये सारणी वापस से बनानी पड़ेगी और एक संचयी बारंबारता वाली यानी CF वाली सारणी और बनाएंगे। तो देखो बनाते हैं उसको। तो ये सारणी बना ली हमने। अब इस सारणी में हमको करना क्या है कि ये दो तो मान हमको पहले ही दिए हुए हैं यहाँ सवाल में, तो 2 लाइनें तो वही हैं। एक हमको संचयी बारंबारता की लाइन और बनानी होती है, तो उसको बनाएंगे। देखो तो ये संचयी बारंबारता के लिए फर्स्ट वाला लेटर तो ऐसे कैसे, सेकंड में हम इन दोनों को क्रॉस में जोड़ते हैं कि 6 को और 20 को, तो ये हो गए 26। अब 26 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 50। अब 50 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 78। 78 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 93। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो गए 97, फिर 2 जोड़ेंगे 99 और ये हो गए 100। अब एक हमको कैपिटल N का मान निकालना होता है, यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर कैपिटल N यानी कि सिग्मा F की लाइन का जोड़। तो ये जोड़ हमेशा CF का लास्ट वाला नंबर आता है, चाहे जोड़ के भी देख सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल नहीं है तो माध्यक कैसे निकलेगा, n+1/2 ये निकालना है हमको। तो n+1/2 क्या आएगा, 100 + 1/2। तो ये 101/2 पूरा भाग नहीं जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये जाएगा 50.1 यानी कि 50वां और 51वां प्रेक्षण। तो दोनों प्रेक्षण को हम माध्य निकाल लेंगे उससे। 50वां प्रेक्षण तो क्या है कि 50वां प्रेक्षण यहाँ पे पूरा मान आता तो डायरेक्ट हम यहाँ से देख लेते। अब अगले पूरा मान नहीं आया है तो 50वां प्रेक्षण क्या है, देखो 50 कहाँ पे है संचयी बारंबारता में, ये रहा। तो 50वां प्रेक्षण तो है 50 के संगत, तो प्रेक्षण आएगा 28, या जो नंबर आएगा वो आएगा 28। और 51वां मतलब इससे अगला, क्योंकि 50 तक यहाँ है तो 51वां इससे अगले में मिलेगा, तो अगला क्या है 29। तो 51वां प्रेक्षण होगा बराबर 29। अब 2 मान है तो दोनों का माध्य, अब जो माध्य का आएगा वो इन दोनों का माध्य आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये आ जाएगा 28.5। तो इस तरह से हम माध्यक निकाल सकते हैं। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया है तब निकालना और आसान है ज़्यादा। अगला है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो इस बात, अब पहले तो टोटल स्थिति, 2 पासों को फेंकने पर कुल स्थितियाँ, 2 पासे, एक पासे पर अंक होते हैं 6 और 2 को फेंकेंगे तो 6 × 6 यानी कि टोटल स्थिति बनेगी 36। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर समान अंक प्राप्त हो। तो समान अंक की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता, तो समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, समान अंक प्राप्त करने के कितने तरीके कि 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए या 6-6 आ जाए, मतलब टोटल 6 स्थिति। तो 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएगी प्रायिकता। अगला, दोनों पासों पर अंकों का योग 7। तो देखो अंकों का योग 7 के तरीके हैं, 1-6 या 6-1। दूसरा तरीका है 2-5 या 5-2। तीसरा तरीका है 3-4 या 4-3। तो टोटल ये स्थितियां हैं 2, 4 और 6, यानी कि वापस से अंकों का योग 7। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी 6/36। कितनी स्थितियां बन रही हैं 6 और टोटल स्थितियां हैं 36, तो आंसर आ जाएगा 1/36। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और ये आपके 2-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन वो इस वीडियो में अब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बड़े वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके बाद में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले वाले वीडियोस को पढ़ें और रिवीजन करें अपना प्रॉपर।